दोस्तों आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। मैं संतोष कुमार अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर ब्रेन हेमरेज क्या होता है और क्यों ब्रेन हेमरेज की समस्या होती है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में देश के बहुत ही सम्मानित व्यक्तियों में से एक सद्गुरु जगदीश वासुदेव जी को ब्रेन हेमरेज का समस्या हुआ था। उनका फिर सर्जिकल ऑपरेशन भी हुआ न्यूरोसर्जन के द्वारा दिल्ली के अपोलो अस्पताल में। उसके बाद वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अगर सद्गुरु की बात किया जाए तो वो 1982 से ही योग शिक्षक हैं। उनके द्वारा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक आध्यात्मिक एनजीओ जो काफ़ी प्रसिद्ध है, ईसा फाउंडेशन, उसका स्थापना भी किया गया है। और कुछ दिन पहले 8 मार्च को जब महाशिवरात्रि का प्रोग्राम था ईसा फाउंडेशन में, तो उस समय सद्गुरु को प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन पेन किलर की सहायता से सद्गुरु अपने आप को मैनेज किए हुए थे। देखिए, सद्गुरु को लगभग 1 महीने से या अप्रोक्स 3-4 सप्ताह कह सकते हैं, सद्गुरु को प्रॉब्लम हो रहा था सर दर्द का। कभी सर दर्द हल्का रह रहा था, कभी सर दर्द ज़्यादा हो जा रहा था। इसके अलावा उनका एक बॉडी पार्ट में भी प्रॉब्लम हो रहा था, यानी शरीर के आधे हिस्से में कुछ समस्या आ रही थी। खासतौर पर उनका जो एक पैर था उसमें दर्द रह रहा था हमेशा। अब सद्गुरु को आना था नई दिल्ली। 14 मार्च 2024 को सद्गुरु नई दिल्ली में आते हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का एक प्रोग्राम था, उसमें भाग लेने के लिए। 15 मार्च को सद्गुरु का जो प्रॉब्लम था वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। इसके बाद वो फ़ोन से संपर्क करते हैं इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली में है, वहाँ के अपोलो अस्पताल के डॉक्टर विनीत सूरी से। और डॉक्टर विनीत सूरी को अपना पूरा जो मामला है वो बताते हैं। उसके बाद डॉक्टर विनीत सूरी को संदेह होता है कि शायद सबड्यूरल हेमाटोमा का समस्या है सद्गुरु के साथ। अब इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि सबड्यूरल हेमाटोमा क्या होता है। डॉक्टर विनीत सूरी के द्वारा सद्गुरु को सलाह दिया जाता है कि आपको जल्द से जल्द एमआरआई करा लेना चाहिए। और उसी दिन यानी 15 मार्च को एमआरआई कराया जाता है। और एमआरआई का जो रिपोर्ट है वहाँ से स्पष्ट हो गया, जो तस्वीरें थी उसके माध्यम से ये क्लियर हो गया कि पिछले 3-4 सप्ताह से सद्गुरु के सिर में ब्लीडिंग कंटिन्यू जारी था। इस वजह से ही इनको इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा था, सर दर्द का या एक बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम का आना। और उसके बाद 17 मार्च को एक तारीख तय किया जाता है ताकि उनका न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशन किया जा सके। और इस तरीके से उनका सर्जिकल ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद सद्गुरु की स्थिति काफ़ी बेहतर है। दोस्तों, ये जो तस्वीर मैंने बनाया है ये मानव सिर का तस्वीर है। यहाँ पर ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये ब्रेन टिश्यू है। एक और तस्वीर के माध्यम से आप समझिए सबसे पहले कि ब्रेन टिश्यू क्या होता है, यानी मस्तिष्क का उत्तक क्या होता है। ये जो तस्वीर दिख रहा है ये है ब्रेन टिश्यू, मस्तिष्क उत्तक। और इस तस्वीर को यहाँ पर मैंने इस तरीके से बना दिया है। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये है ब्रेन टिश्यू। दोस्तों, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है स्कल यानी खोपड़ी का हड्डी, ये वाला हिस्सा। उसके नीचे 3 पतले पतले झिल्ली हैं और ये जो झिल्ली है इनको मेनिंजेस कहा जाता है। ये एक झिल्ली है, उसके नीचे एक और झिल्ली है, उसके नीचे एक और झिल्ली है। आखिर ये इस हड्डी का होना और 3 झिल्ली का होना, आखिर इसका क्या काम है? इसका काम है इसको सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि सर में जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन टिश्यू है, उसको डिफेंड करना, उसका सुरक्षा करना ही ये जो हड्डी है ये वाला और उसके नीचे जो 3 झिल्ली है उनका काम है। अब ये जो 3 झिल्ली है उनका क्या नाम है, चलिए जरा इसको देखते हैं। ये जो झिल्ली है यानी खोपड़ी की हड्डी के जस्ट नीचे जो झिल्ली है इसको कहा जाता है ड्यूरामेटर। उसके नीचे का जो झिल्ली है वो है अर्चेनोइड मेम्ब्रेन और उसके नीचे का जो झिल्ली है इसको कहा जाता है पिया मेटर। इन तीनों को कंबाइंड रूप से कहा जाता है मेनिंजेस। मेनिंजेस का मतलब होता है झिल्ली। और इस झिल्ली का क्या काम है? इस झिल्ली का काम है ब्रेन टिश्यू को यानी मस्तिष्क का जो उत्तक वाला हिस्सा है इसको सुरक्षा प्रदान करना और साथ ही साथ स्पाइनल कोड को भी रक्षा प्रदान करना इसका काम है, मेनिंजेस का काम है, यानी कि जो 3 लेयर है इनका काम है। अगर इस हिस्सा की बात किया जाए तो यहाँ भी कई छोटे बड़े अलग अलग हिस्सा है। ये सेरिब्रम है। पूरे मस्तिष्क का 80% हिस्सा सेरिब्रम होता है जो डिफरेंट लोब में डिवाइडेड है। जैसे कि यहाँ के लोब का अलग नाम है, 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 यानी कि कई सारे लोब्स को मिलकर सेरिब्रम का निर्माण होता है। तो ये जो मैक्सिमम हिस्सा है 80% वो सेरिब्रम होता है। यहाँ लगभग बीच में वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल क्या है? एक तरह का कैविटी है, एक तरह का गड्ढा है। आप मोटे तौर पे कह सकते हैं कि ये एक खाली स्थान जैसा है, हालांकि यहाँ भी फ्लूइड होता है। इसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर है सेरिबेलम। ये आपको सेरिबेलम यहाँ पर दिख रहा है।
यहाँ पर है पोन्स और ये है मेडुला ऑब्लंगेटा, और पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा को मिला करके ब्रेन स्टॉर्म कहा जाता है। और ये जो हिस्सा है ये सामने वाला हिस्सा है, यानी जो इंसान का फेस होता है इस तरफ होता है और ये सर का पीछे वाला हिस्सा है। अगर मानव मस्तिष्क की बात किया जाए तो सबसे ऊपर यहाँ पर हड्डी का एक मजबूत ढांचा, उसके नीचे 3 झिल्ली और उसके नीचे ब्रेन टिश्यू है। अगर इस हिस्सा को देखा जाए तो यहाँ उत्तक है, मांस है, कोशिकाएं हैं। इसके अलावा यहाँ पर नसों का जाल भी फैला हुआ है। यहाँ पर जो नसें हैं उनके माध्यम से ब्लड का सप्लाई यहाँ होता है, यानी कि जो नसें हैं, जो आर्टरीज हैं, उनके माध्यम से ब्लड के साथ साथ, चूँकि ब्लड में ही ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, वो भी आता है। और जो पोषक तत्व है, जो पोषण है, वो भी यहाँ पर पहुँचता है। ऑक्सीजन और पोषण का, यानी ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्टोर करके ब्रेन नहीं रखता है, उनका रेगुलर सप्लाई यहाँ पर होते रहता है। ब्रेन हेमरेज का मतलब क्या हुआ? ब्रेन हेमरेज का मतलब हुआ चूँकि यहाँ पर बहुत सारे आर्टरीज के माध्यम से ब्लड का सप्लाई होते रहता है, ब्रेन टिश्यू के अंदर भी ब्लड का सप्लाई है और ये जो लोकेशन है यहाँ भी ब्लड का सप्लाई है। अब चूंकि इतनी सारे नसें हैं जिनके माध्यम से ब्लड आ रहा है, मान लिया कि कोई नस किसी कारणवश फट जाए। अगर नस फट गया, मान लिया कि इस लोकेशन में जो आर्टरीज है, एक आर्टरीज फट गया, तो उस वजह से क्या होगा? उस वजह से यहाँ खून निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आर्टरीज के माध्यम से खून आता है। अब जब यहाँ खून निकलना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर खून इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा? जिस वजह से ये होगा, इस रीजन में ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा। इसके अलावा और क्या होगा? ये जो लोकेशन है यहाँ पर पोषक तत्वों का पहुँचना बाधित हो जाएगा, और यहाँ चूँकि खून जब फैलना शुरू हो जाएगा तो उस वजह से क्या होगा? उस वजह से ये होगा, जो ब्रेन टिश्यू है, जो मस्तिष्क के उत्तक है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स है वो इंसान को फील होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ ये बहुत ही खतरनाक स्थिति तब हो जाएगा जब ये ब्लीडिंग कंटिन्यू होते रहेगा और एक जगह के अलावा कई जगह से नसें जब फटने लगेंगी तब वो एक बहुत ही रेयर कंडीशन हो जाएगा, यानी कि कई जगह यहाँ भी खून इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो वो बहुत ही रेयर और क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। यहाँ पर एक वर्ड है हेमाटोमा। हेमाटोमा का मतलब होता है ब्लीडिंग के बाद जब खून इकट्ठा होने लगता है तो खून का इकट्ठा होना, यानी खून का क्लॉट बनना, इसी को कहा जाता है हेमाटोमा। अब जैसे कि हेमाटोमा का जो प्रॉब्लम है ब्रेन के अंदर भी हो सकता है, हाथों में भी हो सकता है, पैर में कहीं भी हो सकता है, लेकिन हेमाटोमा का जो प्रॉब्लम ब्रेन में हो तब वो बहुत ही खतरनाक अवस्था है, क्योंकि ब्रेन हेमरेज एक बहुत ही खतरनाक अवस्था होता है। यहाँ जीवन मरण का सवाल हो जाता है। अब सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जिस व्यक्ति को अगर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि उसके सर में दर्द है, उसको उल्टी का बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है कई दिनों से, जबकि उसका डाइट वगैरह भी ठीक है, इसके अलावा उसका आधा बॉडी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम फील हो रहा है, या वो व्यक्ति बहुत सारे चीज़ों को कुछ दिनों से भूलने लगा है, तो डॉक्टर को उसमें डाउट होता है। जब वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के द्वारा सलाह दिया जाता है कि आप CT स्कैन या MRI कराइए, उसके बाद जो तस्वीर होती है उस तस्वीर के माध्यम से पता चल जाता है कि ब्रेन हेमरेज है या नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि ब्लीडिंग कहीं पर हुआ है कि नहीं, CT स्कैन और MRI से पता चल जाता है। अगर ब्रेन हेमरेज के प्रकार की बात करें तो ब्रेन हेमरेज को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। अब वो डिपेंड इस बात पे करता है कि ब्लीडिंग कहाँ पर हुआ है। ब्लीडिंग यहाँ पर हुआ है, ब्लीडिंग यहाँ पर हुआ है, ब्लीडिंग यहाँ पर हुआ है, उसके आधार पर ही ब्रेन हेमरेज को क्लासिफाइड किया जाता है। अब जैसे कि ब्रेन हेमरेज का 2 टाइप यहाँ मैंने लिखा है। पहला मैंने लिखा है स्कल के अंदर लेकिन ब्रेन टिश्यू के बाहर। स्कल ये वाला हो गया, ये स्कल है, इसके अंदर लेकिन ब्रेन टिश्यू के बाहर, ब्रेन टिश्यू ये हो गया, यानी इसके बाहर और इसके अंदर। अगर इस रीजन में अगर इस रीजन में ब्लीडिंग हो जाता है तो वो जो ब्लीडिंग है वो मेनिंजेस ब्लीडिंग कहलाता है। मेनिंजेस ब्लीडिंग कहने का मतलब है जो अलग अलग यहाँ पर झिल्ली है, 1 2 3, इन झिल्लियों के बीच में अगर ब्लीडिंग होता है तो वो मेनिंजेस ब्लीडिंग कहलाता है। अगर सदगुरु के केस की बात किया जाए तो सदगुरु को जो प्रॉब्लम हुआ था, सबड्यूरल हेमाटोमा का प्रॉब्लम हुआ था। इस पर हम तुरंत बात करते हैं। दोस्तों, थोड़ा देर पहले मैंने आपको ये बताया कि ये खोपड़ी का हड्डी है, इसके नीचे 3 मेम्ब्रेन है, 3 झिल्ली का लेयर है। ये है ड्यूरामेटर, ये है अर्चनोइड मेम्ब्रेन और ये है पिया मेटर। ये 3 मेम्ब्रेन इस तरीके से यहाँ पर है। अब चलिए ब्लीडिंग की बात करते हैं। अगर ब्लीडिंग खोपड़ी और ड्यूरामेटर के बीच में होता है तो इसको कहते हैं एपिड्यूरल ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग ड्यूरामेटर और अर्चनोइड मेम्ब्रेन के बीच में होता है
तब इसको कहते हैं सबड्यूरल ब्लीडिंग। और सद्गुरु के केस में क्या हुआ था, सद्गुरु के केस में सबड्यूरल ब्लीडिंग का ही प्रॉब्लम हुआ था। अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे कि सद्गुरु को किस तरह का ब्रेन हेमरेज हुआ तो आपको ये वाला शब्द मिल जाएगा, सबड्यूरल हेमाटोमा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ड्यूरा मैटर है और ये जो अर्चेनोइड मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ही उनके सर में ब्लीडिंग हुआ था। हेमाटोमा का मतलब हुआ ब्लीडिंग के बाद खून का एक जगह पर इकट्ठा हो जाना, क्योंकि नसों में जब ब्लीडिंग होता है तो फाइनली ब्लड एक जगह इकट्ठा हो जाता है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है, और जो ब्लड का क्लॉट है उसको हेमाटोमा कहते हैं। तो सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा इसको निकाला जाता है। तस्वीर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि सद्गुरु के सर में इस तरीके से सर्जिकल ऑपरेशन हुआ था। तो उसके माध्यम से क्या हुआ था, तो ये जो झिल्ली है ड्यूरा मैटर और ये जो झिल्ली है अर्चेनोइड मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो खून इकट्ठा हुआ था उसको हटा दिया गया ऑपरेशन के माध्यम से। दोस्तों अगर इसके आगे बात करें तो ये है अर्चेनोइड मेम्ब्रेन और ये है पिया मैटर। अर्चेनोइड मेम्ब्रेन और पिया मैटर के बीच में अगर ब्लीडिंग होता है तो इस तरह के ब्लीडिंग को कहा जाता है सब अर्चेनोइड ब्लीडिंग। अब सामान्यतः ये जो रीज़न है, यहाँ पर जो ब्लीडिंग होता है वो सर में चोट लगने की वजह से होता है। अगर आप गूगल पर जाकर टाइप भी करेंगे कि सबड्यूरल हेमाटोमा का जो प्रॉब्लम होता है ये क्यों होता है, तो सामान्यतः सर में चोट लगने की वजह से ऐसा होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सर को बचाना कितना ज़रूरी है। हेलमेट का प्रयोग करना या कार चलाते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना कितना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर सर में चोट लगता है तो सबसे ज़्यादा ये रीजन प्रभावी होता है। और यहाँ पर जो ब्लीडिंग होता है, जितना भी प्रकार का ब्लीडिंग है, आगे जो यहाँ पर ब्लीडिंग है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, यानी ब्रेन टिश्यू के अंदर जो ब्लीडिंग है उस पर भी बात करेंगे। और चूँकि यहाँ जो ब्लीडिंग है उसके बारे में तो मैंने बात कर लिया, तो ओवरऑल मानव सर के अंदर जो भी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है उसमें सबसे खतरनाक वाला जो ब्लीडिंग है यही का ब्लीडिंग माना जाता है। यानी ब्रेन हेमरेज में जो सबसे खतरनाक वाला स्थिति होता है वो यहाँ जब ब्लीडिंग होता है उसको कहा जाता है। और उसमें भी चूँकि ये 3 तरह का ब्लीडिंग यहाँ पर होता है, उसमें भी जो सबसे खतरनाक कंडीशन है वो है सबड्यूरल हेमाटोमा का। और सद्गुरु को जो प्रॉब्लम हुआ था वो था सबड्यूरल हेमाटोमा का, यानी जो सबसे खतरनाक वाला ब्रेन हेमरेज हुआ था वो सद्गुरु को हुआ था। इसके बावजूद भी सद्गुरु का जो रिकवरी है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो अभी तो हमने ये बात कर लिया कि स्कल के अंदर लेकिन ब्रेन टिश्यू के बाहर, यानी स्कल के अंदर और ब्रेन टिश्यू के बाहर जो भी ब्रेन हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं ब्रेन टिश्यू के अंदर जो ब्लीडिंग होता है उसके बारे में। तो यहाँ तो अलग अलग जो हिस्सा है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, जैसे कि ये सेरिब्रम है, पूरे ब्रेन टिश्यू का लगभग 80% भाग, और यहाँ पर अलग अलग लोब होते हैं। ये जैसे कि ये वेंट्रिकल है, लगभग यहाँ पर कैविटी होता है, गड्ढा होता है। ये है सेरिबेलम, यहाँ पर पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा को मिलाकर ब्रेन स्टेम कहा जाता है। तो ब्रेन टिश्यू के अंदर किस तरह का ब्लीडिंग होता है, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पर 2 तरह का ब्लीडिंग होता है, एक है इंट्रा सेरिब्रल ब्लीडिंग और दूसरा है इंट्रा वेंट्रिकुलर ब्लीडिंग। इंट्रा सेरिब्रल ब्लीडिंग क्या होता है, इसका मतलब है सेरिबेलम, यानी कि सेरिबेलम ये वाला लोब, यानी कि ये जो लोब अलग अलग फैला हुआ है, और ब्रेन स्टेम ये वाला, यानी ये जो पूरा का पूरा रीजन है इसको छोड़कर अगर यहाँ पर ब्लीडिंग होता है तब इसको कहा जाता है इंट्रा सेरेब्रल ब्लीडिंग। जबकि इंट्रा वेंट्रिकुलर ब्लीडिंग का मतलब हुआ ये जो कैविटी वाला रीजन है ब्रेन के लगभग बीच में, यहाँ पर अगर ब्लीडिंग होता है तब इसको कहा जाता है इंट्रा वेंट्रिकुलर ब्लीडिंग। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्रेन हेमरेज का अलग अलग टाइप क्या होता है, और वो जो अलग अलग टाइप होता है अब वो डिपेंड इस बात पे करता है कि ब्लीडिंग कहाँ पर हुआ है। दोस्तों ये तो सद्गुरु का केस है तो काफ़ी ये चर्चा में भी था, लेकिन ब्रेन हेमरेज एक ऐसा समस्या है जो आज के तारीख में लगातार बढ़ते जा रहा है। जो ओल्ड एजेड पर्सन है उनको तो ये प्रॉब्लम हो ही रहा है, साथ ही साथ युवाओं को भी इस तरह के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। यूथ का एक ऐसा भी संख्या अब सामने आने लगा है जो ब्रेन हेमरेज का सामना कर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत ही गंभीर समस्या है। अब आखिर होता क्यों है, ब्रेन हेमरेज का समस्या क्यों होता है? तो देखिए, जिनका एज बहुत ज़्यादा है उनको ब्रेन हेमरेज होने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। किसी व्यक्ति के सर में अगर गंभीर चोट लग जाता है तो उस कंडीशन में भी ब्रेन हेमरेज का समस्या हो सकता है, खास तौर पे इस रीजन में। इसके अलावा जिसका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रह रहा है या जिसका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा रह रहा है उनको भी ब्रेन हेमरेज का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जिनको क्रिटिकल हार्ट का प्रॉब्लम है उनको भी ब्रेन हेमरेज का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो व्यक्ति खून को पतला करने वाले एस्पिरिन का प्रयोग करते हैं
उनके लिए भी ब्रेन हेमरेज का खतरा लगातार बना हुआ रहता है। बहुत सारे एक्सपर्ट का ऐसा कहना है। इसके अलावा जो लीवर के गंभीर बीमारियों से ग्रसित है उनके लिए भी ब्रेन हेमरेज का खतरा लगातार बना हुआ रहता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो के लास्ट में मैं बात करूं कि आखिर समाधान क्या हो सकता है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, अगर ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो जाहिर सी बात है उसके लिए सर्जिकल ऑपरेशन तो कराना ही होगा, और उसमें भी अब देखना ये पड़ता है कि व्यक्ति का एज क्या है। एज फैक्टर के अनुसार डॉक्टर फाइनली डिसीजन लेते हैं। आखिर क्या उपाय किया जाए ताकि जो युवा पीढ़ी है या जो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी एज के हो, वो इससे बच सके। अब कंफर्म कोई बोल दे कि वो व्यक्ति बच ही जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्या प्रिकॉशन हो सकता है, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जो ब्लड प्रेशर है और ब्लड शुगर है उस लेवल को मेंटेन रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल एक लेवल में है कि नहीं, एक मेंटेन लेवल में है कि नहीं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। आजकल का जो व्यक्ति है पैकेट फूड बहुत ज़्यादा खा रहा है। पैकेट फूड का एग्जांपल है बिस्किट है, पावरोटी है, या बहुत सारा ऐसा चीज़। अगर बिस्किट पावरोटी वगैरह को देखिएगा तो वो बहुत पहले बना था, यानी एक तरह से वो बासी भोजन हो गया है। उसमें केमिकल डालकर कंपनियां आपको खिला रही हैं। तो डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल बनाने की आवश्यकता है। आजकल ऐसा भी देखा जाता है जब से फ्रीज आया है कि एक ही सब्जी 3 दिन चल रहा है, तो ये बासी भोजन हो गया। भोजन ताज़ा खाने की आवश्यकता है। चीनियों और जापानियों से हमें सबक लेने की आवश्यकता है। चीन और जापान के जो लोग हैं कहीं ज़्यादा फिट हैं, ज़्यादा युवा देखते हैं, काफ़ी एज होने पर भी उनके अंदर जो वर्किंग कैपेसिटी है एक आम भारतीय व्यक्ति से ज़्यादा होता है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि वो ज़्यादातर ताज़ा भोजन ही करते हैं। अपने भोजन में फल सब्जियों को ऐड करने की आवश्यकता है। ख़ास तौर पे जो मौसमी फल है उसका कंजम्पशन अवश्य करना चाहिए। सैलेड का भी प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आप ग्रीन जूस का भी प्रयोग कर सकते हैं। ग्रीन जूस कहने का मतलब एक एग्जांपल है, जैसे कि पालक हो गया, कच्चा पालक को साफ़ कर लिए, उसका जो जड़ है उसको हटा दिए, उसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस दिए, और मिक्सी ग्राइंडर में पीसने के बाद उसका कंजम्पशन कर लिए, यानी कि उसको हम पी लिए। तो ग्रीन जूस का कंजम्पशन भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डाइट पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ एक्सरसाइज को भी अपने जीवन का एक अहम हिस्सा अब बनाने की आवश्यकता आ गया है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है लगातार बढ़ते जा रहा है।